साल के आखिरी महीने की वो रात सलीमपुर गांव ने शायद दशकों से ऐसी ठंड नहीं देखी थी। उत्तर से आने वाली सर्द हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। पूरा गांव घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। गांव की मुख्य सड़क के कोने रामदास काका की पुरानी चाय की दुकान थी। कोहरे के बीच दुकान की धुंधली रोशनी और सामने जलता हुआ अलाव ही एकमात्र सहारा था। आग के पास दो पुराने दोस्त बैठे थे, मोहन और सोहन। उफ, सोहन भाई, ऐसी ठंड तो कलेजा कंपा दे रही है। रेडियो पर कह रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। सही कह रहे हो मोहन, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। भगवान जाने गरीबों का क्या होगा। मुझे तो वो 5 साल पहले वाली सर्दी याद आ रही है, जब पेड़ों के पत्ते तक ठंड से झुलस गए थे। ठंड तो बस एक बहाना है बेटा, असली डर तो वो है जो इस कोहरे के पीछे छिपा है। इंसान प्रकृति के सामने तो बेबस है ही, पर अपनों के लालच के सामने और भी असहाय हो जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं काका? क्या कोई पुरानी बात याद आ गई? आज की ये धुन, ये बर्फीली हवा मुझे 25 साल पुरानी उस खौफनाक रात की याद दिला रही है। वो घटना रतनपुर गांव की है। रामदास काका की आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। सोहन और मोहन अब आग तापने से ज्यादा उनकी बात सुनने में दिलचस्पी लेने लगे। उस साल रतनपुर के सरकारी क्लिनिक में एक नए डॉक्टर जी आए थे। मिश्रा जी शहर के पढ़े लिखे इंसान भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। उनके आने के दूसरे दिन ही ऐसी ही कड़ाके की ठंड शुरू हुई। एक शाम क्लिनिक का काम खत्म करते करते उन्हें देर हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था और कोहरा इतना कि हाथ को हाथ न सूझे। हे भगवान, कितनी ठंड है। काश एक मोटा कंबल साथ ले आता। रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। तब पीछे से एक भारी आवाज आई। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भोला चरण बाबा थे। डॉक्टर जी, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेले कहाँ जा रहे हैं? आपको नहीं पता यहाँ अजीबोगरीब शक्तियाँ घूमती हैं। अरे बाबा, आपने तो डरा ही दिया। बस घर जा रहा था, पर रास्ता समझ नहीं आ रहा और अजीब भी लग रहा है काफी। ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे आ रहा है। अकेले जाना ठीक नहीं है बेटा। सही कहा, ये रास्ता है ही अजीब। चलो, मैं तुम्हें मुख्य सड़क तक छोड़ देता हूं। दोनों चलने लगे। रास्ते में एक बहुत बड़ा बंजर खेत था, जिसे गांव वाले अभागा खेत कहते थे। तभी मिश्रा की नजर खेत के बीचों बीच खड़ी एक काली आकृति पर पड़ी। बाबा, वो देखिए, इतनी रात को उस बर्फीले खेत में कौन खड़ा है? क्या वो कोई किसान है? उधर मत देखो डॉक्टर जी, अपनी नजरें नीची करो और तेज चलो। वो कोई इंसान नहीं है। अगले दिन डॉक्टर अकेले लौट रहे थे। उनके मन में अजीब जिज्ञासा थी। जैसे ही वो उस खेत के पास पहुंचे, अचानक हवा का तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। उनका शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। तभी वही काली आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी जमीन, मेरी फसल किसने बर्बाद की? आप कौन है? मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम सब एक जैसे हो, लालची। मेरी जान ले ली और अब मेरी जमीन छीनने आए हो। किसी को नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर जी जी जान बचाकर भागे और सीधे भोला चरण बाबा के घर जाकर गिरे। जब होश आया तो बाबा ने उन्हें उस रूह की हकीकत बताई। डॉक्टर जी, जैसे आपने देखा, वो रामू था। 25 साल पहले वो इस गांव का सबसे सीधा किसान था। वो गांव के बड़े जमींदार ठाकुर भानु प्रताप की जमीन पर बटाई करता था। रामू सिंह का बेटा बहुत बीमार था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। सरकार, मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। बेटवा अस्पताल में दम तोड़ रहा है, कुछ करके हमरा मदद करी। भाग यहाँ से भीख मंगे। अभी कोई पैसा नहीं है। काम करना है तो कर, वरना रास्ता नाप। अगले दिन ठाकुर की फसल किसी ने उजाड़ दी।
ठाकुर को शक हुआ कि ये रामू का बदला है। उसने अपने लठैतों से रामू सिंह को उसी खेत में इतना पिटवाया कि उसकी जान चली गई। मरते वक्त रामू सिंह के मुंह से बस यही निकला था, मेरी जमीन के पास जो आएगा वो बचेगा नहीं। फिर क्या हुआ काका? क्या उस ठाकुर को सजा मिली? सजा तो मिलनी ही थी बेटा। रामू सिंह की मौत के बाद उस खेत में कभी फसल नहीं होगी। ठाकुर पागल हो गया, उसे हर जगह रामू का साया दिखता। अंत में उसी के सगे बेटे ने जायदाद के लालच में ठाकुर को जहर देकर मार दिया। जिस जमीन के लिए ठाकुर ने खून बहाया था, वही जमीन उसके खानदान के खात्मे का कारण बनी। वो फसल किसने उजाड़ी थी? क्या वो सच में रामू सिंह ने उजाड़ी थी? नहीं, असल में गांव के कुछ दूसरे लोग जो ठाकुर से तंग थे, उन्होंने फसल खराब की थी। पर बलि चढ़ा बेगुनाह नेम मसीह, इसीलिए उसकी रूह आज भी उस कोहरे में इंसाफ ढूंढती है। दुकान के बाहर कोहरा और भी घना हो गया था। रामदास काका चुप हो गए। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें ठंड के साथ साथ एक अनजाना डर भी महसूस हो रहा था। काका की कहानी खत्म होते ही सन्नाटा और गहरा गया था। आग की लपटें अब राख में बदल रही थी। मोहन और सोहन के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। भैया अब उठो, रात के 2 बज रहे हैं। कोहरा इतना है कि रास्ता भी नहीं दिखेगा, संभल कर जाना। काका, आपकी कहानी ने तो खून जमा दिया। अरे डरो मत सोहन, वो कहानी रतनपुर की थी, हमारे गांव की नहीं। चलो। दोनों दोस्त दुकान से निकलकर कच्ची पगडंडी पर चलने लगे। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। मोहन, सुना तुमने? कोई रो रहा है। चुप कर, हवा की आवाज होगी, तेज चल। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रोने की आवाज साफ होने लगी। पगडंडी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहां एक औरत फटे पुराने कपड़ों, पिंजरी सीन में बैठी अपना चेहरा घुटनों में छिपाए सिसक रही थी। मोहन, देखो, इतनी ठंड में ये औरत यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये भी किसी मुसीबत में तो नहीं? काका ने कहा था कि कोहरे में जो दिखे उस पर यकीन मत करना, चुपचाप निकल चलो। भैया, क्या मुझे गांव के आखिरी छोर तक छोड़ दोगे? मेरे पैर जम गए हैं, मैं चल नहीं पा रही। उस स्त्री का चेहरा पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। सोहन का दिल पिसीज गया, लेकिन मोहन को कुछ गलत लग रहा था। माफ करना बहन, हम खुद बड़ी मुश्किल में हैं। तुम यहाँ कैसे आई? इससे पहले कि वो औरत जवाब देती, पीछे से एक भारी आवाज आई। छोड़ दो इसे, ये यहीं की है। दोनों पीछे मुड़े। एक लंबा आदमी जिसने सर से पांव तक खड़ा था। आप कौन हैं? मैं इस रास्ते का रखवाला हूं। तुम दोनों यहाँ क्यों रुके? क्या रामदास ने तुम्हें रामू सिंह की कहानी नहीं सुनाई? जो इस रास्ते पर रुकता है वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। भागो सोहन, ये इंसान नहीं है। सोहन और मोहन पागलों की तरह भागने लगे। कोहरे की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जा रहे हैं। भागते भागते अचानक माधव का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। सोहन, मेरे पैर मुझे छोड़कर मत जाओ। सोहन पीछे मुड़ा मोहन को उठाने के लिए, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। जिस औरत को उन्होंने पेड़ के नीचे देखा था वो अब मोहन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे और वो काला कंबल वाला आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ठाकुर भानु प्रताप ने मेरा घर उठाड़ा था, आज मैं किसी का घर बसने नहीं दूंगा। हमारा उस ठाकुर से कोई लेना देना नहीं है, हमें जाने दो। तब अचानक वातावरण में एक तेज रोशनी हुई। गांव के मंदिर की आरती का घंटा बजने लगा। कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। जैसे ही मंदिर की आवाज उन तक पहुंची, वो दोनों साईं धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने सोहन और मोहन को बेहोश पाया। उन्हें होश में लाया गया। जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने एक चौंकाने वाला सच बताया। लेकिन काका, हम तो गरीब हैं, हमने तो किसी पर जुल्म नहीं किया। उसकी रूह अब अंधी हो चुकी है। वो बस बदला लेना चाहता है हर उस इंसान से जो जिंदा है। रमेश और माधव उस खौफनाक रात से बच तो गए थे,
लेकिन उनके जहन में गहरे घाव छप गए थे। गांव के बुजुर्ग की बात ने उनके मन में थे एक नया शक पैदा कर दिया था। आखिर गजातर काका ने उन्हें आधी कहानी क्यों सुनाई? उन्हें उस रास्ते पर जाने से रोका क्यों नहीं? गांव की वो रात न पूरी तरह शांत थी और ना ही पूरी तरह डरावनी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा जहर घुला हुआ था। गांव के किनारे पुराने बरगद के नीचे 4-5 लोग आग तापते बैठे थे। लकड़ियों की टकटक करती आवाज, आग से उठती चिंगारियां और ऊपर आसमान में अधूरा चांद। इस साल खेत ठीक नहीं रहे। हाँ काका, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई, खर्चा ही खर्चा है। मेरा लड़का तो शहर पढ़ने गया है, लेकिन दिल यहीं अटका रहता है। थोड़ी देर सब चुप हो गए। सिर्फ आग की आवाज और दूर कहीं से सियार के रोने की हल्की चीख। उसी चुप्पी में लक्ष्मण, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, तुम लोगों ने उस जंगल के बारे में सुना है? सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ घूम गई। रामदीन काका ने भौएं सिकोड़ ली। कौन सा जंगल? वही गांव के पीछे वाला। बस इतना सुनते ही आग के पास बैठा हर आदमी अनजाने में थोड़ा पीछे सरक गया। हरिया ने डरती आवाज में पूछा, अरे उस जंगल की बात क्यों छेड़ रहा है? आज दिन में मैंने कुछ देखा। हवा तेज हो गई। आग की लौ एक पल के लिए कांप उठी। सीधे बोल, घुमा मत। आज खेत से लौटते वक्त सूरज ढल ही रहा था। मैंने जंगल की तरफ देखा और वहां पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था। हिरन विरन होगा भाई, मत डरा सब तो। नहीं काका, वो 2 पैरों पर चल रहा था। सब सन्न रह गए। हरिया बोला, अरे पगला गया है क्या? और उसकी आंखें? लाल, जलती हुई आग जैसी। उसी पल जंगल की तरफ से एक तेज अजीब सी आवाज आई। खर्र, खस्स। सब खड़े हो गए। भोला बोला, भोला बोला, ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी। लगता है वो रात फिर आने वाली है। कौन सी रात? रामदीन काका की आंखें भर आई। आवाज भारी हो गई। जंगली भूतों की रात। लक्ष्मण कांप गया। मत कहो काता, कहनी पड़ेगी, रामदीन काका बोले, क्योंकि जिस दिन वो रात आती है, उन्होंने जंगल की तरफ देखा, उस दिन जंगल जिंदा हो जाता है। आग अचानक बुझ गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ चांद और जंगल से आती हुई कदमों की आवाज। धप धप। भोला चीखा, कोई आ रहा है। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ पेड़ों के बीच हलचल। और एक आवाज सीधे दिमाग में गूंजती हुई, आज जंगल में जंगली भूतों की रात है। आग बुझ चुकी थी, लेकिन डर की आंच अब हर सीने में जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे जंगल ने सांस रोक रखी हो। भोला ने कांपती आवाज में कहा, काका, अगर ये वही रात है तो हमें घर चलना चाहिए। नहीं बेटा, आज जो देखा जाएगा
वो कल पूरे गांव को बचाएगा। लक्ष्मण डर से पसीना पसीना था। उसकी नजर बार बार जंगल की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जंगल के अंदर से टहनी टूटने की आवाज आई। कड़ाक। हरिया चीख पड़ा। कसम से अब मैं एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी एक बच्चा रोया। हाँ, बिल्कुल साफ बच्चे के रोने की आवाज। भोला चिल्लाया, इतनी रात को जंगल में बच्चा? रामदीन काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, यह जंगल का सबसे पुराना धोखा है। जंगली भूत पहले बच्चे की आवाज निकालते हैं, फिर जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन लक्ष्मण रुक नहीं पाया। अगर सच में बच्चा हुआ तो हम कैसे छोड़ दें काका? और वो जंगल की तरफ बढ़ गया। पेड़ों के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई। हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुश्किल से मुंह खोला हो। फुस फुस, जैसे कोई पीछे से सांस ले रहा हो। भोला ने पीछे मुड़कर देखा। कोई है? कोई जवाब नहीं। लेकिन कदमों की आवाज अब उनके साथ साथ चल रही थी। धप धप। अचानक लक्ष्मण रुक गया और बोला, ये क्या है? सबने सामने देखा। एक खुला मैदान और बीच में सैकड़ों हड्डियां, इंसानों की, जानवरों की। कुछ खोपड़ियों पर अब भी बाल चिपके हुए थे। हरिया उल्टी करने लगा। हे भगवान! रामदीन काका की आवाज टूट गई। इसी जगह 30 साल पहले पूरा का पूरा टोला गायब हो गया था। तभी चारों तरफ से आवाज आई, आ गए। सब चौंक गए। आ गए हमारे मेहमान। पेड़ों के पीछे से आंखें खुली। एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों लाल आंखें। धीरे धीरे वे बाहर निकले। उनके शरीर आधे जानवर जैसे, आधे इंसान जैसे। किसी के हाथ उल्टे थे, किसी के पैर पीछे मुड़े हुए, मुंह से लटकती जीभ और दांत खून से सने हुए। भोला चीख पड़ा, ये क्या है? रामदीन काका ने आखिरी ताकत से कहा, ये है जंगल के राजा, जंगली भूत। उस रात जंगल में कुछ सेकंड के लिए सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया था। न झींगुर की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, न हवा की सिसकारी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोक कर बैठा हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में नींद की गोद में जाने ही वाले थे। तभी जंगल की तरफ से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। ये इंसान की आवाज थी, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा खौफ भरा हुआ था। औरतें घबराकर उठ बैठीं, बच्चे रोने लगे, बूढ़े बिस्तर से नीचे उतर आए। ये आवाज जंगल से आई है। हे भगवान, फिर वही हुआ। गांव के लोगों को अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। सब जानते थे, आज रात जंगल में किसी की मौत हुई है।